हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन ज्योग्राफी जुनून डबल एफएम सीरीज। ज्योग्राफी जुनून के फैक्ट्स, फिगर्स एंड मीनिंग सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रशांत महासागर में कौन-कौन सी जलधाराएं प्रवाहित होती हैं और ये जलधाराएं प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों को किस प्रकार से प्रभावित करती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा करंट्स ऑफ पैसिफिक ओशियन। तो सबसे पहली जलधारा से हम बात स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारी सबसे पहली जो जलधारा है वो है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, यानी उत्तरी विषुवतीय जलधारा। ठीक है, और साथ में हम बात करेंगे दूसरी का, जो है हमारा साउथ इक्वेटोरियल करंट, यानी दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। ठीक है, अब देखिए, इन दोनों जलधाराओं की उत्पत्ति के बारे में हम सबसे पहले बात करें तो देखिए, ये जलधाराओं की उत्पत्ति क्यों हो रही है और कहां से हो रही है। ये दोनों जलधाराएं जो हैं वो अमेरिकी कोस्ट के पश्चिम से, पश्चिमी तटीय क्षेत्र से प्रवाहित होती है, यानी कि प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग से ये जलधाराएं उत्पन्न होती हैं। इन जलधाराओं की उत्पत्ति के दो मेजर जो कारण है वो ये है कि पहला तो क्या होता है कि यहाँ पर देखिए, जो विषुवत रेखा है, इस विषुवत रेखा के दोनों ओर कौन सी यहाँ पर कौमने आकर के मिल रही हैं, यहाँ पर आकर मिल रही है व्यापारिक कौमने। और ये जो व्यापारिक कौमने हैं, ये जैसे हमारी 0 डिग्री है, तो इस 0 डिग्री पर दोनों ओर से ऐसे व्यापारिक कौमने आ रही हैं, जो कि उत्तरी गोलार्ध में अगर बात करें तो उत्तर पूर्व से आ रही हैं, और अगर दक्षिण गोलार्ध में बात करें तो ये दक्षिण पूर्व से आ रही हैं। तो उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व से आके जब यहाँ मिलती हैं तो यहाँ मिलने के साथ साथ ये जल को पुश देते हैं, एक धक्का लगाती हैं, और इनके साथ साथ जो है वो जल पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगता है। यहाँ पर जो भी जल होगा इसको ये इस तरफ धक्का दे देंगे, और इस वजह से ये नॉर्थ और साउथ इक्वेटोरियल करंट जो है इसकी उत्पत्ति होती है। दूसरी वजह इसकी ये होती है कि उत्तर से यहाँ पर कैलिफोर्निया का करंट आ रहा है, कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा आ रही है, दक्षिण से यहाँ पर पेरू की जलधारा है, और ये दोनों जलधाराएं, इधर से तो पेरू की जलधारा और उत्तर से अगर बात करें तो कैलिफोर्निया की जलधारा, ये दोनों जलधाराएं जब विषुवतीय क्षेत्र पर आकर मिलती हैं तो यहाँ पर जो गर्म जल होता है, विषुवतीय क्षेत्रों का जो गर्म जल है, उसको ये ठंडा जल आके धक्का लगाता है, पुश लगाता है, और इसकी वजह से नॉर्थ और साउथ इक्वेटोरियल करंट की उत्पत्ति होती है। ठीक है दोस्तों, तो दो मेजर कारण है जिनकी वजह से यहाँ पर हमें नॉर्थ और साउथ इक्वेटोरियल करंट दिखाई देता है। इसके अलावा जो पृथ्वी है हमारी, वो पृथ्वी भी अक्षीय गति पर कर रही है, अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। तो इस वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में घूमने की वजह से क्या है कि पृथ्वी तो इस तरफ घूम रही है, मगर ये जो जल राशि है महासागर की, ये उतनी तेजी से जल पृथ्वी के साथ साथ घूलन नहीं कर पाती है। तो ऐसा माना जाता है कि इस वजह से क्या है, ये पीछे छूट जाती है, और पृथ्वी के घूर्णन की दिशा के विपरीत दिशा में यहाँ पर क्या होगा, काउंटर इक्वेटोरियल करंट, सॉरी इक्वेटोरियल करंट जो है, नॉर्थ और साउथ इक्वेटोरियल करंट वो प्रवाहित होने लगता है। अब ये यहीं पर क्यों ज्यादा होता है, या इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन सबसे तेज जो है वो विषुवत रेखा पर ही होता है, इक्वेटर पर पृथ्वी सबसे तेज घूमती है। तो इन कारणों की वजह से यहाँ पर नॉर्थ और साउथ इक्वेटोरियल करंट की उत्पत्ति होती है। अब एक एक करके इस करंट की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि नॉर्थ इक्वेटोरियल जो करंट है वो कैसा करंट है। देखिए, जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, ये इक्वेटोरियल करंट कहां से स्टार्ट हो रहा है। पहली बात तो कैसी जलधारा है, ये गर्म जलधारा है। गर्म जलधारा क्यों है, क्योंकि विषुवतीय क्षेत्रों में क्या होगा, वर्ष पर वर्ष तापमान अधिक होता है, अधिक ऊष्मा की प्राप्ति होती है, इस वजह से यहाँ पर गर्म जल होगा। और ये कहां से स्टार्ट हो रही है, ये स्टार्ट हो रही है मैक्सिको तट से, मैक्सिको तट से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ क्या है, मैक्सिको देश है, मैक्सिको देश के पश्चिमी तट से ये स्टार्ट होती है, यहाँ से इसका प्रारंभ होता है। और ये प्रारंभ होती है तो इसका जो अक्षांशीय देखें अगर हम दूरी, तो इसकी अक्षांशीय दूरी जो होती है दोस्तों, ये अगर 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड अगर हम बात करें तो गर्मियों के दिन में होती है।
ठीक है। गर्मी की जो ऋतु होती है, समर जो सीजन होता है, जबकि सूर्य उत्तरायण होता है। सूर्य क्या होता है, नॉर्दर्न साइड में होता है, तो सूर्य के उत्तरायण होने की वजह से क्या होता है कि गर्मी में ये जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है वो लगभग 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर इसकी बाउंड्री होती है, सदर्न बाउंड्री। ठीक है, कौन सी बाउंड्री होती है इसकी, सदर्न बाउंड्री। और अगर हम शीत ऋतु में बात करें तो ये लगभग 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक होती है सर्दी की ऋतु में। ठीक है, शीत ऋतु में। जब विंटर सीजन होगा तो ये लगभग 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक इसकी दक्षिणी बाउंड्री आ जाती है। यानी कहें तो ये हमेशा 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से उत्तर में ही प्रवाहित होगी। विषुवत रेखा के उत्तर में कहें या 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से ये हमेशा उत्तर में ही रहेगी। और ये जो है सीजनली उत्तर और दक्षिण में सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने पर थोड़ा शिफ्ट होती रहती है। ठीक है, थोड़ा स्थानांतर होता है। अब यहाँ से चालू होगी मैक्सिको तट से, और मैक्सिको तट से स्टार्ट होकर ये आएगी यहाँ पर। दोस्तों कौन सा देश है यहाँ पर है ये फिलीपींस। क्या है ये, फिलीपाइंस है ये। ठीक है, फिलीपींस के तट तक आकर के पहुंचेगी। तो मैक्सिको तट से कहां तक चल रही है ये, फिलीपींस तट तक पहुंच रही है। ठीक है, मैक्सिको तट से फिलीपींस तट तक ये पहुंच रही है। अब यहाँ पर क्या है, छोटे छोटे कई क्या है, आइलैंड है, छोटे छोटे द्वीप हैं। और यहाँ की जो संरचना है वो कैसी है, बहुत असमान संरचना है। यहाँ पर देखिए क्या है, बहुत सारी कटक हैं, बहुत सारा यहाँ पर क्या है, छोटे छोटे द्वीप बन रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या है, ये इनसे टकरा करके और इसका कुछ जल जो है, कुछ मात्रा में इसका जो जल है ये जल उत्तर की ओर चला जाएगा, और कुछ जल जो है वो यहाँ से दक्षिण की ओर चल जाएगा। ठीक है, कुछ जल तो उत्तर में जाएगा और यहाँ से ये क्या करेगी, फिलीपींस तट से टकरा करके एक शाखा तो उत्तर की ओर जाएगी, और उत्तर और की ओर शाखा जाएगी वो किससे मिलेगी, यहाँ से जाकर के क्यूरोसियो की धारा से मिल जाएगी। किससे, क्यूरोसियो करंट से। ठीक है, क्यूरोसियो की धारा जो है वो फिलीपींस तट से स्टार्ट हो जाएगी, और उसका कुछ जो जल है, ठीक है, कुछ जल इसका क्या होगा, दक्षिण की ओर जाएगा, और दक्षिण की ओर जाकर ये क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पर आकर के ये यहाँ देखिए ये जल आ रहा है, ये जल आकर के ये देखिए यहाँ पर कुछ भाग तो दक्षिण की ओर आ रहा है, कुछ भाग उत्तर में जा रहा है। तो दक्षिण की ओर जो भाग आएगा ये काउंटर इक्वेटोरियल करंट की उत्पत्ति करेगा। क्या आएगा, प्रतिविषुवतीय जलधारा की उत्पत्ति होगी, प्रतिविषुवतीय जलधारा। ठीक है, तो यहाँ से कुछ जो जल दक्षिण की ओर मुड़ेगा वो प्रतिविषुवतीय जलधारा के रूप में काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया, और हम यहाँ पर प्रतिविषुवतीय जलधारा की उत्पत्ति हो जाएगी, काउंटर इक्वेटोरियल करंट की उत्पत्ति हो जाएगी। तो ये तो था हमारा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। कहाँ से चला, ये चला मैक्सिको से फिलीपींस तट तक आया। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद अगर हम बात करें साउथ इक्वेटोरियल करंट की, ठीक है, साउथ इक्वेटोरियल करंट जो है हमारा दूसरा है हमारा दक्षिण विषुवतीय प्रवाह, दक्षिण विषुवतीय जलधारा। देखिए साउथ इक्वेटोरियल करंट जो है दोस्तों, ये साउथ इक्वेटोरियल करंट जो है वो विषुवत रेखा के दक्षिण से प्रवाहित होता है, और विषुवत रेखा के दक्षिण से होने के साथ साथ ये ज्यादा प्रबल होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग करंट होता है। क्यों होता है ज्यादा स्ट्रॉन्ग करंट, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये होता है कि जो यहाँ पर भी क्या है, व्यापारिक पवनें आ रही हैं, इधर से जो व्यापारिक पवनें आ रही हैं वो ज्यादा प्रभावी होती हैं, पहली बात तो। दूसरा क्या है कि यहाँ पर जलीय राशि ज्यादा है। जो दक्षिण में अगर हम बात करेंगे तो दक्षिणी क्षेत्र में क्या है, जल राशि ज्यादा होती है। ठीक है, क्या है कि यहाँ पे जलीय क्षेत्र ज्यादा है और स्थल भाग कम है दक्षिण गोलार्ध में, इसलिए यहाँ पर एक तो व्यापारिक पवनें तेज है, ऊपर से यहाँ जल की मात्रा जो है वो भी ज्यादा रहती है, तो इस वजह से यहाँ से प्रवाहित होगी बहुत तेजी से। और इसका अगर हम डिस्टेंस की बात करें कि किस अक्षांश पर होती है, तो ये विषुवत रेखा से लेकर के यहाँ से विषुवत रेखा से ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, कहाँ से है, ये हमारा 0 डिग्री से स्टार्ट हो जाती है, और कभी कभी इसकी जो बाउंड्री है, जो इसकी उत्तरी सीमा है, वो लगभग 3 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक भी आ जाती है।
ठीक है दोस्तों, 0 डिग्री पे तो इसकी उत्तरी बाउंड्री होती है, कभी कभी ये 3 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक भी इसकी बाउंड्री आ जाती है। अब देखिए ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है इसकी बात करें, ठीक है, तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये हो रही है जो दक्षिण अमेरिका है इसके पश्चिमी तट से स्टार्ट हो रही है। और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर यहाँ कौन सा देश है, इक्वाडोर है, ठीक है, तो ये कहाँ से हो रही है, इक्वाडोर पेरू तट, इक्वाडोर पेरू तट से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इसके नीचे क्या है, ये कौन सा देश है, पेरू है, ये कौन सा है, इक्वाडोर है। तो पेरू इक्वाडोर तट से स्टार्ट हो रही है और ये पश्चिम की ओर जाएगी, ठीक है, पेरू इक्वाडोर तट से स्टार्ट होकर पश्चिम की ओर जाएगी। और यहाँ पर कौन से देश हैं, पापुआ न्यू गिनी, इधर क्या है पपुआ और इधर क्या है न्यू गिनी, तो यहाँ से किधर आ जाएगी, ये न्यू गिनिया तक आएगी, न्यू गिनी तक आएगी, ठीक है। तो पापुआ न्यू गिनी तक आने के बाद न्यू गिनी तट से ये टकरा के दोस्तों 2 ब्रांचेज में डिवाइड हो जाएगी। 2 ब्रांचेज में कौन सी में डिवाइड होगी, इसकी एक ब्रांच जो है वो तो उत्तर की ओर चली जाएगी, ठीक है, इसका कुछ जल तो उत्तर की ओर चला जाएगा। अब यहाँ से कितना हो गई, इसकी 2 ब्रांच हो गई, एक तो जो है वो उत्तर की ओर जाएगी और उत्तर की ओर जाके, और ये भी काउंटर इक्वेटोरियल जो करंट है इसमें योगदान देगा, उत्तर की ओर जाकर ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा प्रतिविश्वतीय जलधारा, प्रतिविश्वतीय जलधारा की उत्पत्ति होगी, ठीक है। और जो दूसरा है वो किधर जाएगा, दूसरा जो है वो जाएगा दक्षिण की ओर, और दक्षिण की ओर जाकर के ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा के रूप में दक्षिण की ओर प्रवाहित होगा। ये क्या होगा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट जो है वो प्रवाहित हो रहा है। तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो है वो तो किसको जन्म दे रहा है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट तो जन्म दे रहा है कुरोशियो करंट को, और साउथ इक्वेटोरियल करंट दक्षिण की ओर मुड़कर किसको जन्म दे रहा है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट को, यहाँ से ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट निकल रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब ये यहाँ पर दोनों की दोनों जो धाराएं हैं, चाहे उत्तरी विश्वतीय हो चाहे दक्षिणी विश्वतीय जलधारा हो, ये दोनों इधर मुड़ क्यों रही है, ये तो नॉर्थ में गई और ये साउथ में गई, इसके पीछे भी रीजन है। इसके पीछे रीजन क्या है कि हमने देखा है जो पृथ्वी है उसका ऊपर एक बल लगता है कोरियोलिस बल, और ये कोरियोलिस बल जो है विश्वत से ध्रुवों की ओर जब जाएंगे तो ये बढ़ने लगता है, ठीक है। और एक क्यों उत्पन्न होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये उत्तर की ओर और ये दक्षिण की ओर एक बल लग रहा है, और ये बल जो है इसके प्रभाव में आकर ये जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है वो अपने उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर मुड़ जाएगी। कैसे मुड़ती है, ये आ रहा था हमारा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, तो ये अपने दाईं ओर मुड़ जाएगी। ये हमारा साउथ इक्वेटोरियल करंट, तो ये दक्षिण गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाएगी, ठीक है। ये किसके दम पे मुड़ रही है, कोरियोलिस बल के वजह से मुड़ रही है, ठीक है। इनको जाना सीधा था मगर ये ऐसे में। दूसरा, यहाँ पर तटीय संरचना भी होती है जो अवरोध उत्पन्न करती है, इस वजह से भी जल मुड़ जाता है, ठीक है। तो ये 2 हमारी जो जलधाराएं हैं ये हमने देखी, नॉर्थ इक्वेटोरियल और साउथ इक्वेटोरियल करंट। अब इसके बाद बात करें कि हमारे एक और जो जलधारा यहाँ पर हमने अभी बात की थी जो है काउंटर इक्वेटोरियल करंट। काउंटर इक्वेटोरियल करंट क्या है, इसे बात करते हैं। हमारी तीसरी जलधारा है प्रतिविश्वतीय जलधारा, प्रतिविश्वतीय जलधारा, काउंटर इक्वेटोरियल करंट। ये क्या होती है, देखिए यहाँ का जो गर्म जल है जो कि प्रशांत महासागर का पूर्वी भाग है, यहाँ पर जो गर्म जल है वो सारा नॉर्थ और साउथ इक्वेटोरियल करंट के द्वारा और व्यापारिक कोनों के प्रभाव में जाकर के प्रशांत के पश्चिमी भाग पर इकट्ठा हो गया है। अब यहाँ पर तो जल राशि रह गई है कम, और इस भाग में क्या हो गया है, जल राशि उच्च हो गई है, ठीक है। बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर वाटर की क्वांटिटी हो गई है। तो जब ज्यादा मात्रा में यहाँ जल इकट्ठा हो गया है तो इसकी वजह से क्या होगा कि पश्चिम दिशा से, पश्चिम प्रशांत से और पूर्वी प्रशांत की ओर एक वाटर ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा। जल प्रवणता,
क्या हो गया है, जल प्रवणता का विकास हो गया है, एक वाटर ग्रेडियंट है, एक ढाल विकसित हो गया है, जल प्रवणता का विकास। और ये कैसी होती है प्रवणता, ढाल कैसा होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई ऊंची जगह है और यहाँ पर है नीची जगह, तो ऊंचाई से नीचाई की ओर जो आ रहा है ये क्या है, ढाल या प्रवणता है, या इसे बोलते हैं ग्रेडियंट बोलते हैं। तो इस तरह से एक ढाल विकास हो जाता है और इस ढाल की वजह से जो ये जल है वो वापस पूरे भाग की ओर आने लगता है, इसे काउंटर इक्वेटोरियल करंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये किसकी वजह से, वो है जल राशि के अधिक इकट्ठा हो जाने की वजह से किधर से किधर चलेगा, ये पश्चिमी प्रशांत से और पूर्वी प्रशांत की ओर। ये देखिए यहाँ से ये आ रहा है काउंटर इक्वेटोरियल करंट, ये काउंटर इक्वेटोरियल करंट है। ठीक है, इधर से ये काउंटर इक्वेटोरियल करंट आ रहा है। अब इसके बाद देखिए जो काउंटर इक्वेटोरियल करंट है इसी का बढ़ा हुआ रूप जो है वो अल नीनो के रूप में आगे बढ़ेगा। इस पर अभी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो काउंटर इक्वेटोरियल करंट होगा। इसके बाद हमारी जो चौथी जलधारा है, ठीक है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट जलधारा है। जैसे हमने अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम को पढ़ा था, ठीक वैसे ही यहाँ पर हमारी एक और गर्म जलधारा का एक पूरा तंत्र का विकास होता है, एक पूरा सिस्टम का विकास होता है। इसे बोला जाता है दोस्तों, इसको बोला जाता है क्यूरोशियो सिस्टम, क्यूरोशियो तंत्र। क्यूरोशियो सिस्टम, ठीक है। अब ये जो जलधारा है, ये जलधारा की कई ब्रांचेज हैं और अलग अलग जगह इसका अलग अलग नाम है और ये पूरा एक तंत्र का विकास करती है। तो इसमें हम एक एक जलधारा को इसमें पढ़ते हुए चलते हैं। ये गल्फ स्ट्रीम की तरह ही एक बड़ी जलधारा होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें, पहला हमारा जो आता है वो है क्यूरोशियो करंट, जैसे कहते हैं क्यूरोशियो करंट की हम बात करते हैं कि क्यूरोशियो करंट क्या है। देखिए, जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जब फिलीपींस के तट पर आया है तो फिलीपाइंस तट पर आकर के और कोरियोलिस बल के प्रभाव में ये क्या हुआ, अपने दाईं ओर मुड़ गया और दाईं ओर मुड़ने के बाद यहाँ से ये फिलीपींस तट से चलेगा दोस्तों, और फिलीपींस तट से चलने के बाद ये लगभग यहाँ पर 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक पहुंचेगा। ठीक है, यहाँ पर 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक ये उत्तर की ओर प्रवाहित होगा। साथ में यहाँ पर देखें तो ये किसके पास से निकलेगा, ये निकलेगा यहाँ पर है फॉर्मोसा, या इसको हम बोल सकते हैं ताइवान है। क्या है यहाँ पर, ताइवान। तो ताइवान एक छोटा सा आइलैंड देश है। ठीक है, इस ताइवान के पास से ये गुजरेगा और ताइवान के पास से गुजरने के बाद ये लगभग 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर यहाँ पर एक रिज पाई जाती है, र्यूक्यू रिज। र्यूक्यू रिज है, एक र्यूक्यू कटक है। ठीक है, इस र्यूक्यू कटक, ये र्यूक्यू कटक है, इस र्यूक्यू कटक तक जो है ये क्यूरोशियो करंट के रूप में प्रवाहित होता है। ठीक है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये फिलीपींस तट से स्टार्ट हो रहा है और फिलीपींस तट से स्टार्ट होके उत्तर में र्यूक्यू रिज तक जब ये जाता है तो इसको क्यूरोशियो करंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कहां से कहां तक आज चला है, फिलीपींस तट से और र्यूक्यू रिज तक। ठीक है, और ये कहाँ है र्यूक्यू रिज, ये जापान और ताइवान के बीच में एक रिज है, एक कटक है जहां तक ये पहुंचा है। ठीक है, और ये कैसा है दोस्तों, जैसे हमने गल्फ स्ट्रीम पढ़ी थी अटलांटिक महासागर में, तो गल्फ स्ट्रीम का हमने जब पाठ देखा था तो एंटील्स की धारा थी। ठीक है, और एंटील्स की धारा के जैसे ही और एक और धारा आ रही थी, फ्लोरिडा करंट। तो जब फ्लोरिडा करंट और एंटील्स की धारा थी वैसे ही ये भी एक क्यूरोशियो करंट है। ठीक है, क्यूरोशियो की जलधारा है। ठीक है, अब यहाँ से अब देखें क्यूरोशियो करंट जो है वो आगे जाकर के दो ब्रांचेज में डिवाइड होगा। ठीक है, आगे जाकर के ये दो ब्रांचेज में डिवाइड होगा। इसमें सबसे पहली जो हमारी जलधारा है, पहली जलधारा यहाँ पे लेते हैं। इसके बाद ठीक है, ये हम इसको अगर 4 नंबर इसको दे देते हैं क्यूरोशियो करंट को, हमारे 5वें नंबर की जलधारा कह सकते हैं। इसका नाम है दोस्तों सुशिमा करंट। ये नाम याद रखिए, सुशिमा।
कुछ जापानीज सा नाम है सुशीमा करंट। ये सुशीमा करंट जो है वो रिक्यू रिज से डिवाइड होकर के, रिक्यू कटक के पास से डिवाइड होकर के और कहा जाएगा ये जाएगी जापान के पश्चिम तट की ओर प्रवाहित होगी, जापान के पश्चिम तट की ओर। ठीक है, जापान के पश्चिम तट की ओर प्रवाहित होगी। ये देखिए यहाँ पर ये जापान का पश्चिमी तट है, ये पूरा क्या है हमारा, ये है जापान है, ये क्या है जापान है। और इस जापान के पश्चिमी तट पर इस कोस्ट के साथ साथ ये प्रवाहित होती है, इसको सुशीमा करंट कहा जाता है। ठीक है, सुशीमा करंट हो गया। इसके बाद यहीं पर ये जो है वो 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से दोस्तों ये पूर्व की ओर मुड़ना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी शाखा, एक शाखा तो किधर चली गई, जापान के पश्चिम में चली गई, और एक शाखा जापान के पूर्व दिशा में, जापान के पूर्वी तट पर अब ये पूर्व की ओर मुड़ना स्टार्ट हो जाएगी। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसका दो कारण है। पहला कारण देखिए, यहाँ पर जो ये है, यहाँ जब ये पहुंचेगी तो यहाँ पहुंचने के बाद इसकी जो दूसरी शाखा है उसका पूर्व की ओर विस्थापन इसलिए हो रहा है क्योंकि 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बाद हम जब चलेंगे तो 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड यहाँ आ गया 30 डिग्री नॉर्थ, तो इसके बाद यहाँ पर कौन सी पौने चलेंगी, यहाँ पर चलती है पछुआ पौने। ठीक है, वेस्टर्ली चलती है। 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में कौन सी पौने चलती है, पछुआ पौने। तो पछुआ पौने किधर चलती है, पश्चिम से पूर्व, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है। तो दक्षिण पश्चिम से चलने वाली एक तो आ गई है पछुआ पौने, उनके प्रभाव में मुड़ेगी। दूसरा, अब देखिए यहां जब और उत्तर में हम गए विषुवत रेखा से तो कोरियोलिस बल का क्या हुआ, मान और ज्यादा हो गया। तो कोरियोलिस बल के प्रभाव में क्या होगी, जो ये ऐसे जा रही थी अब ये अपने दाईं ओर मुड़ेगी। तो दूसरा क्या है, कोरियोलिस बल है। ठीक है, कोरियोलिस बल के प्रभाव में भी ये पीछे मुड़ने लगेगी। और इस जलधारा को अब क्या नाम देंगे, इसको दिया जाएगा नाम क्यूरोशियो एक्सटेंशन, यानी क्यूरोशियो प्रसार कहा जाएगा इसको। ठीक है, क्यूरोशियो एक्सटेंशन जो होगा, ये जो क्यूरोशियो एक्सटेंशन है ये 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से स्टार्ट हो जाएगा और 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से ही ये पूर्व की ओर मुड़ने लगेगी, मगर ये दोस्तों लगभग 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक जाएगी। 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक जाएगी ये, और 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर जाकर ये पूरी तरह पूर्व में विस्थापित हो जाएगी। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी पवनों के प्रभाव में, जो हमारे यहाँ पर पछुआ पवनें चल रही हैं उसके प्रभाव में, और कोरियोलिस बल के प्रभाव में ये क्यूरोशियो प्रसार जो है दोस्तों ये पूर्व की ओर मुड़ने लगता है। और कितने पे, 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे ही मुड़ने लगता है, मगर 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर आते आते ये पूरी तरह पूर्व में मुड़ जाएगी और जापान तट को छोड़ देगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ से जब ये चली है, ये देखिए यहाँ से जब 30 डिग्री नॉर्थ से चली है तो यहाँ चलने के बाद लगभग 35 डिग्री पर ये पूर्व की ओर मुड़ गया है, क्यूरोशियो एक्सटेंशन। यहाँ पर ये क्या है, जापान है, और इस जापान का कौन सा तट है, ये जापान का पश्चिमी तट है दोस्तों। ठीक है, तो जापान के पश्चिमी तट को छोड़ के ये पूर्व में मुड़ने लगेगी पछुआ पवनों के और कोरियोलिस बल के प्रभाव में। इसके बाद यहाँ पर जब 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर पूरी तरह मुड़ गई है, इसके बाद अगर हम बात करें तो यही क्यूरोशियो जो जलधारा है, क्यूरोशियो जो करंट है, क्यूरोशियो का जो प्रसार है दोस्तों, ये कुछ मात्रा में, ये जो क्यूरोशियो प्रसार है ये लगभग 36 डिग्री से और 41 डिग्री के आसपास, 36 डिग्री से 41 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर उत्तर पूर्व में कुछ जल जाएगा, उत्तर पूर्व में कुछ जल राशि प्रवाह होगा।
ठीक है, अधिकतर भाग इसका जो है वो पूर्व में मुड़ गया है, यहाँ पर पूर्व में मुड़ गया है, मगर कुछ भाग इसका फिर भी दोस्तों उत्तर पूर्व की ओर जाएगा और ये जाएगा लगभग 36 डिग्री से 41 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक। और इस जगह पर 36 डिग्री से 41 डिग्री पर एक क्यूराइल की ठंडी जलधारा आ रही है। क्यूराइल की ठंडी जलधारा से मिलेगा ये। ठीक है, तो यहां से अब देखिए उत्तर से क्यूराइल की ठंडी जलधारा आ रही है। इस ठंडी जलधारा से यहाँ पर इस जगह पर मिल रहा है 36 to 41 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर। जब ये दोनों यहाँ मिलते हैं, जब दक्षिण से जा रही हमारी क्यूरोशो की ठंडी गर्म जलधारा, उत्तर से आ रही है क्यूराइल की गर्म जलधारा ठंडी जलधारा, ये जब दोनों मिलती हैं तो इनके मिलने की वजह से यहाँ पर तापीय उत्क्रमण होता है। इसकी वजह से यहाँ पर कोहरा उत्पन्न होता है। कोहरे की वजह से दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जलयानों की विजिबिलिटी भी कम हो जाती है और उनको नुकसान भी उठाना पड़ता है। साथ साथ दोस्तों यहाँ पर मत्स्य उत्पादन के लिए बहुत उत्तम स्थान बनता है। और देखिए ऐसा ही कहाँ पर बन रहा था, ऐसा ही बन रहा था न्यू फाउंडलैंड के पास, जो उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट है। वहां पर न्यू फाउंडलैंड के पास क्या हो रहा था, लेब्राडोर की जलराशि आ रही थी, उत्तर से ठंडी जलधारा आ रही थी। बेरिंग उत्तर से आ रही थी डेविस जलडब्ल्यू मध्य को क्रॉस करके, और दक्षिण से क्या जा रही थी, दक्षिण से गल्फ स्ट्रीम जा रही थी। तो दोनों के मिलने से, उत्तर की लेब्राडोर, दक्षिण की गल्फ स्ट्रीम के मिलने से न्यू फाउंडलैंड के पास भी ऐसी ही स्थितियां उत्पन्न हो रही थी। और ऐसी ही स्थिति हमें यहाँ जापान के पूर्वी तट पर यहाँ पर हमको दिखाई देती है 36 से 41 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ के बाद ये यहाँ पहुंच गई है, उसके बाद ये क्यूरोशो प्रसार जो है वो आगे हमारी अगली जलधारा की उत्पत्ति होगी और उसे बोला जाता है नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, उत्तरी प्रशांत प्रवाह। ठीक है दोस्तों, उत्तरी प्रशांत प्रवाह का जन्म होता है। और ये कहां से निकल के आ रही है उत्तरी प्रशांत प्रवाह? उत्तरी प्रशांत प्रवाह जो है वो यहाँ पर जो हमारा 35 डिग्री था, 35 डिग्री था, इसके आसपास ये इधर मुड़ गई है पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में ये चलेगी जापान के पूर्वी तट से स्टार्ट होके और ये उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट की ओर चलेगी। या यूं कहें कि ये प्रशांत महासागर के पश्चिम से और पूर्व की ओर चलने लगती है। ठीक है दोस्तों, तो ये उत्तरी प्रशांत प्रवाह है। उत्तरी प्रशांत प्रवाह कहाँ चल रहा है? पश्चिम प्रशांत से पूर्व की ओर। ठीक है, पूर्व की आएगी। अब देखिए ये जो नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट है, ये भी हमारे क्यूरोशो तंत्र का ही भाग है, मगर ये किसके प्रभाव में क्यूरोशो का एक्सटेंशन इस तरफ मुड़ गया है? कोरियोलिस बल और पछुआ कोनों के प्रभाव में इस तरफ पूर्व की ओर मुड़ गया है। अब देखिए यहाँ पर जो पश्चिमी प्रशांत प्रवाह है, इस पर बात करने से पहले हम आगे एक और जो हमारी जो जलधारा आई है, अभी ठंडी जलधारा, इस पर बात कर लेते हैं। ये कौन सी जलधारा है? ये है क्यूराइल की ठंडी जलधारा, क्यूराइल जलधारा। इसके अलावा दोस्तों इसको ओयासियो ठंडी जलधारा भी कहा जाता है। ओयासियो की ठंडी जलधारा भी कहा जाता है क्यूराइल की ठंडी जलधारा को। ओयासियो की ठंडी जलधारा जो है ये कहां से निकल के आ रही है? देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पर हमें मिलेगी, ये तो है आर्कटिक ओशन। ठीक है, उत्तर में क्या है? आर्कटिक ओशन है। और यहाँ क्या है? यहाँ पर है बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जल संधि है यहाँ पर। ठीक है, और इसके दक्षिण में जब यहाँ आएंगे तो यहाँ क्या है? बेरिंग सागर है, बेरिंग सी है, यहाँ पर बेरिंग सागर है। और ये क्या है? यहाँ पर क्या है? पूरा ये क्या है? ये है अलास्का। और इस तरफ क्या है? साइबेरिया। तो अलास्का और साइबेरिया के बीच में जो जल का सकरा भाग है वो क्या है? बेरिंग जल संधि है। और इसके दक्षिण में जो प्रशांत महासागर का छोटा जो सकरा भाग है, इसे क्या बोला गया है? बेरिंग सी बोला गया है। और ये क्या है यहाँ पर? ये है अलास्का। ठीक है, और तो ये क्या है? ये है गल्फ ऑफ अलास्का, अलास्का की खाड़ी है।
ठीक है दोस्तों, तो अब ये कहां से आई? ये आई आर्कटिक ओशन से आई, और आर्कटिक ओशन से बेरिंग जल संधि में से ये बेरिंग सागर में आई। ठीक है, और बेरिंग सागर में आने के बाद दोस्तों ये यहाँ पर लगभग 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर आकर के, ठीक है, 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर आकर ये दो ब्रांचेज में डिवाइड हो गई है। ठीक है, तो कहां से आएगी क्यूआई की जलधारा? आर्कटिक सागर का ठंडा जल लेके आएगी। कहां लाएगी? प्रशांत महासागर में। ठीक है, तो कैसी जलधारा है ये? ठंडी जलधारा है। फिर ये यहां पर क्या होगी कि ये बेरिंग सागर में आकर, बेरिंग सी में आकर, प्रशांत महासागर का ही भाग है बेरिंग सागर, बेरिंग सी में आकर 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर दो शाखाएं बट जाएंगी इसकी। ठीक है, कौन कौन सी शाखा है? एक शाखा जो है दोस्तों वो तो दक्षिण की ओर जाएगी। ठीक है, एक शाखा कहां जाएगी? दक्षिण की ओर जाकर किससे मिलेगी? हमारी जो क्यूरोशियो की गर्म जलधारा है इससे मिलेगी, क्यूरोशियो की गर्म जलधारा से मिलती है। इससे मिलेगी क्यूरोशियो की गर्म जलधारा से। और कहां मिल रही थी? अभी हमने बात की थी 36 डिग्री से और 41 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर मिलती है, और वहां पर तापीय व्युत्क्रमण की दशा उत्पन्न होती है और मछली पालन के लिए, मत्स्य उद्योग के लिए यहाँ पर अच्छी परिस्थितियां विकसित होती हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आकर के मिल गई है। ये देखिए पहली जलधारा, पहली शाखा ये है, ये दक्षिण में आई और यहाँ आकर के इसने मुलाकात की किससे? क्यूरोशियो की गर्म जलधारा से। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ओयोशियो की जलधारा की एक पहली, ठीक है, पहली ब्रांच। इसके बाद इसकी जो दूसरी शाखा है दोस्तों, ये दूसरी शाखा दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ जाएगी। ठीक है, तो ये दूसरी शाखा जो है वो किधर मिलेगी? दक्षिण पूर्व की ओर। ठीक है, और ये किससे मिलेगी? दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ करके ये नॉर्थ पैसिफिक जो ड्रिफ्ट है, इस नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट से मिलती है। ये उत्तरी प्रशांत प्रवाह जो है उससे मिल जाती है। ठीक है, तो ये देखिए कहां मिल रही है? ये यहाँ से आई और ये इस उत्तरी प्रशांत प्रवाह के साथ मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कौन सी जलधारा हो गई? यहाँ पे क्यूराइल की ठंडी जलधारा या ओयाशियो की जलधारा हो गई। और ये कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। क्यों है? क्योंकि आर्कटिक का ये ठंडा जल जो है वो दक्षिण में लेकर के आ रही है, प्रशांत महासागर में ठंडी जलधारा है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी दो ब्रांचेज हैं, एक मिल गई है क्यूरोशियो से और एक मिल गई है नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट से। अब इसके बाद जो हम नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट है हमारा उत्तरी प्रशांत प्रवाह, इसके ऊपर बात करते हैं कि उत्तरी प्रशांत प्रवाह में हमें क्या देखने को मिलता है। देखिए जो उत्तरी प्रशांत प्रवाह है, ठीक है, ये उत्तरी प्रशांत प्रवाह पश्चिम प्रशांत से चला और पूर्वी प्रशांत की ओर आया। दोस्तों ये यहाँ पर लगभग 150 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, कहां पर? 150 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर आकर ये विभाजित होने लगता है। ठीक है, पश्चात 150 डिग्री पश्चिमी देशांतर आ रहा है, इसके पास आकर के ये दो ब्रांचेज में डिवाइड होने लगता है। कैसी दो ब्रांचेज में डिवाइड होगा? एक ब्रांच जो है 150 डिग्री पर आकर के और दक्षिण की ओर मुड़ने लगेगी। ठीक है, तो पहली शाखा जो है इसकी वो तो क्या होगी? दक्षिण की ओर। ठीक है, और इसकी जो दूसरी शाखा है दोस्तों वो किधर जाएगी? उत्तर की ओर जाएगी। ठीक है, कैसे जाएगी? ये देखिए जो नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट है इसकी ज्यादातर जलराशि जो है वो दक्षिण की ओर ही जाती है। सबसे बड़ी जलराशि इसकी दक्षिण की ओर जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ से जब ये आ रही है तो एक तरफ तो यहाँ पर क्या आ गया है? कैलिफोर्निया है ये। ठीक है, तो एक कैलिफोर्निया कोस्ट है।
तो एक कैलिफोर्निया कोस्ट से भी अवरोध उत्पन्न होगा। दूसरा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आने के बाद जो कोरियोलिस बल है, वो कोरियोलिस बल जो है वो वापस इसको अपने दाईं ओर मोड़ेगा। कैसे? इसको जा रही थी ये ऐसे, अब ये अपने दाईं ओर मुड़ेगी तो ये दक्षिण की ओर मुड़ने लगेगी। तो पहला बल तो क्या है? कोरियोलिस बल है। ठीक है, कोरियोलिस बल के प्रभाव में दक्षिण ओर मुड़ेगी और उसके बाद कोरियोलिस बल के बाद मुड़ने के बाद जैसे ही ये 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को क्रॉस करेगी, क्रॉस करते ही यहाँ पर वापस व्यापारिक पवन चलेगी। ठीक है, तो पहले तो कोरियोलिस बल है वो इसको दाईं ओर मुड़ाएगा और दाईं ओर मुड़ाएगा तो ये दक्षिण में आएगी। फिर यहाँ से कौन सी पवनें चल रही हैं? 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर व्यापारिक पवनें। ये व्यापारिक पवनें इसको कैलिफोर्निया तट से थोड़ा सा दूर दक्षिण की ओर प्रवाहित करेंगी। ठीक है, तो ये तो हमने बात की दक्षिण शाखा की। अब इसकी जो उत्तर की शाखा है, ये कुछ जल जो है वो कैलिफोर्निया तट के पास पहुंच करके और उत्तर की ओर जाने लगता है। ठीक है, इसकी कुछ जल जो है वो उत्तर की ओर भी जाने लगेगा। ठीक है, और इसमें साथ में क्या मिल रहा है? इसके साथ में क्यूराइट की ठंडी जलधारा भी प्रवाहित हो रही है। ठीक है, मगर अभी भी इसका ताप थोड़ा उच्च रहता है और यहाँ पर दोस्तों एक नई जलधारा की उत्पत्ति होती है। इसे बोला जाता है एलुशियन करंट। इसे बोला जाता है एलुशियन जलधारा। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी जलधारा हो गई? 9th जलधारा। 8वीं हमने क्या पढ़ी थी? 8वीं हमने पढ़ी थी यहाँ से आने वाली क्यूराइट की ठंडी जलधारा। अब हमारी एलुशियन जलधारा की उत्पत्ति हुई और ये दोस्तों यहाँ से जा रही है एलुशियन की ठंडी ये गर्म जलधारा जा रही है, जो साथ में किसका जल लेके जा रही है? नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट का जल लेके जा रही है। अब इसमें से कुछ जल जो है वो कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे जाएगा गल्फ, जो गल्फ ऑफ अलास्का है, इसका कुछ जल तो जाएगा, कुछ जल तो जाएगा अलास्का की खाड़ी में। कहाँ का प्रवाहित होगी? ये अलास्का की खाड़ी में प्रवाहित होगी। और कुछ जल जो है वो आगे जाके कहाँ चला जाएगा? बेरिंग सागर में। कहाँ जाएगा? बेरिंग सागर में। और बेरिंग सागर में पहुंच के और ये वापस यहाँ पर किसमें प्रभाव मिल जाएगी? ये वापस उत्तर से आने वाली क्यूराइल की ठंडी जलधारा से मिल जाएगी। बेरिंग सागर में किससे मिलेगी? क्यूराइल जलधारा से। ठीक है, तो क्यूराइल की ठंडी जलधारा से इसका यहाँ मिलन हो जाएगा। इसका कुछ भाग जो है वो अलास्का की खाड़ी में, ये गया अलास्का की खाड़ी में, कुछ यहाँ जाकर के बेरिंग सी में चला गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारी एलुशियन जलधारा जो है वो एक गर्म जलधारा है, जो इधर से अमेरिकी जो कोस्ट है उसके पश्चिम से प्रवाहित होके और अलास्का के साथ साथ और बेरिंग सागर तक जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिए एलुशियन करंट है। यहाँ पे इसका नाम एलुशियन क्यों दिया है? क्योंकि यहाँ पर एलुशियन आइलैंड है, इस एरिया में यहाँ पर एलुशियन आइलैंड है, इस वजह से इसको एलुशियन करंट कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, जिस जल संधि की हम बात कर रहे थे, जो हमारी दक्षिण की ओर जो मुड़ रही थी कोरियोलिस बल के प्रभाव में, अब ये जो जल राशि है, ये जल राशि दक्षिण की ओर जो चल रही है, इसको बोला जाता है दोस्तों कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा। ठीक है, यहाँ आते आते ठंडी हो जाएगी, उत्तर से आने वाली क्यूराइल की जो जलधारा है वो भी इसको ठंडा कर देगी और इसके तापमान में कमी आ जाएगी। तो अब ध्रुवीय क्षेत्र से जो दक्षिण की ओर चल रही है उसको बोला जाता है कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा। तो अब हम बात करते हैं कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा पर। ठीक है, तो 10th नंबर पे आ गई है हमारी कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा की बात करते हैं। अब इसको कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा क्यों कहा जाता है? देखो यहाँ कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका जो है, इसके पश्चिम तट पर यहाँ पर कैलिफोर्निया है। ठीक है, यूएसए में। और इस कैलिफोर्निया के तट से कुछ दूरी पर, कैलिफोर्निया के तट से कुछ दूरी पर यहाँ पर कौन सी पवनों के प्रभाव में चल रही है? यहाँ पर आ रही है दोस्तों व्यापारिक पवनें। ठीक है, ऐसे व्यापारिक पवनें चल रही हैं। तो ये व्यापारिक पवनें जो यहाँ से जो नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट दक्षिण की ओर मुड़ी है, इसके जल को लेकर के और इक्वेटर तक लेके आती है।
ठीक है, कहां तक लेके आती है, इक्वेटर तक। तो ये कहां पर आएगी, ये चलेगी दक्षिण की ओर चलेगी, और ये है क्या, दक्षिण की ओर नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट जो था, जो उत्तरी विषुवतीय जो प्रवाह था उसी का बढ़ा हुआ रूप है, ये उसी का बढ़ा हुआ भाग है, ठीक है। नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट उसी का बढ़ा हुआ भाग है जो दक्षिण की ओर है, और ये व्यापारिक पवनों के प्रभाव में है, ठीक है, व्यापारिक पवनों के प्रभाव में है और दक्षिण की ओर चल रहा है। और किसके साथ चल रही है, कैलिफोर्निया तट के साथ चल रही है, ठीक है, किसके साथ है, कैलिफोर्निया तट के साथ है। और इसके अलावा कैसी जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है, और ये यहाँ आकर के कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी नॉर्थ, जो हमारा नॉर्थ इक्वेटोरियल जो करंट है उससे मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट पे आकर के, और ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट को यहाँ पे आकर के पुश करती है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे जो है वो उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधाराएं हैं। टोटल 10 जलधाराएं हैं, जिसमें से 5 जलधाराएं जो हैं उनको क्यूरोशियो तंत्र का ही भाग माना जाता है। पहला आता है क्यूरोशियो करंट, ठीक है, क्यूरोशियो की जो प्रवाह है जो कि 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक लगभग र्यूक्यू रेंज तक आ रहा है, पहला ये है। दूसरा इसी में आता है जो हमारी सुशीमा करंट है, जो जापान के पश्चिमी तट पे निकल गया, वो क्या है, सुशीमा करंट, ये भी क्यूरोशियो तंत्र का भाग है। इसके अलावा तीसरी हमारी यहाँ पर आ रही है नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, ये नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट है, ये भी क्यूरोशियो तंत्र का ही भाग है। इसके अलावा हमारी चौथी यहाँ पर आ रही है, यहाँ पे कौन सी है, ये एल्यूशन की धारा जा रही है, और एक हमने यहाँ मिस कर दी है, ये है 5वां हमारा क्यूरोशियो एक्सटेंशन, क्यूरोशियो प्रसार, जो कि 30 डिग्री से लगभग 35 डिग्री तक आ रहा है। और इसके बाद ये उत्तर में तो कुछ जल जा रहा है, इसका लगभग 41 डिग्री तक, यहाँ 41 डिग्री तक जा रहा है, क्योंकि इसको यहाँ पर आने वाली क्यूराइल की जो ठंडी जल धारा है उससे मिलना है। और बाकी का जल जो है वो नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट के रूप में 35 डिग्री पर पूर्व की ओर मुड़ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह 5 जो जलधाराएं हैं, पहली हमारी हो गई क्यूरोशियो करंट, दूसरी क्यूरोशियो एक्सटेंशन, तीसरी सुशीमा करंट, चौथा हमारा नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, और 5वां जो है हमारा एल्यूशियन करंट जो है ये क्यूरोशियो प्रवाह का ही हिस्सा है। और ये लगभग गल्फ स्ट्रीम की तरह ही होता है, जैसे हमने देखा था कि गल्फ स्ट्रीम में भी नीचे अब देख रहे थे हम तो फ्लोरिडा करंट था, फ्लोरिडा करंट से उत्तर में हम जा रहे थे तो इसको बोलते गल्फ स्ट्रीम। फिर इसके बाद हमारी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट स्टार्ट हो गई थी, फिर हमारा नॉर्वेजियन करंट स्टार्ट हो गया था, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ये भी उसी का भाग है, और यहाँ भी वैसी ही दशाएं उत्पन्न होती है। ये गर्म जलराशि को जो पश्चिमी उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर ला करके, और यहाँ गर्म जलराशि की वजह से यहाँ पर वातावरण को अच्छा बना देती है। इसी तरह जापान के पूर्वी तट और पश्चिमी तट को भी ये घेर करके यहाँ के वातावरण को अच्छा बना देती है। यहाँ पर जो सर्दी के जो ठंडा जल है उसको गर्म करती है, इस वजह से यहाँ की जो जलवायु परिवर्तन है वो देखने को मिलता है, और यहाँ पर मौसमी दशाएं बदल जाती है, जलवायु नहीं मौसमी दशाएं बदल जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया उत्तरी पैसिफिक। अब इसके बाद हम बात करते हैं दक्षिण पैसिफिक में हमारी कौन कौन सी जलधाराएं हमें दिखाई देती है, जिसमें से एक जलधारा को तो हमने डिस्कस कर लिया था दक्षिण पैसिफिक में, हमारी ये साउथ इक्वेटोरियल करंट को हम देख चुके हैं। साउथ इक्वेटोरियल करंट कहां से निकल रहा था, इक्वाडोर और पेरू तट से निकल रहा था, और किसके प्रभाव में, व्यापारिक पवनों के प्रभाव में, ठीक है। और साथ में यहाँ से जो पेरू की ठंडी जलधारा आ रही है वो इसको पुश लगा रही थी, इसकी वजह से ये पूर्व से पश्चिमी प्रशांत महासागर की तरफ आ रहा था। और यहाँ आने के बाद ये कौन सा देश था, ये है न्यू गिनिया, ठीक है। तो पापुआ न्यू गिनिया जो है, इधर तो पापुआ इधर न्यू गिनिया, तो न्यू गिनिया तट पे ये टकरा रही थी। न्यू गिनिया तट पे टकराने के बाद इसका कुछ भाग उत्तर की ओर जा रहा था, उत्तर की ओर जाके काउंटर इक्वेटोरियल करंट को उत्पन्न कर रहा था, और जो इसका कुछ भाग जो कि दक्षिण की ओर प्रवाहित होता है दोस्तों, ये दक्षिण की ओर, इसका भी प्रभाव हमें पता है क्यों जा रहा है। पहली बात तो तटीय भाग से टकरा रहा है, दूसरा यहाँ पर वही कोरियलिस बल का प्रभाव लग गया। कोरियलिस बल के प्रभाव में क्या होता है,
कोरियोलिस बल के प्रभाव में दक्षिणी गोलार्ध में जो जलधाराएं प्रवाहित हो रही है वो अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, यही तो फेरेल का नियम कहता है, फेरेल का नियम भी यही कहता है। इस वजह से ये अपने बाईं ओर मुड़ी और यहाँ पर ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो है इसके उत्तर पूर्वी और पूर्वी, कौन सा, उत्तर पूर्वी और पूर्वी भाग में प्रवाहित होती है और इसको नाम दिया जाता है ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। यानी पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। ठीक है, अब ये कैसी जलधारा होगी? पहली बात तो ये गर्म होगी। गर्म क्यों होगी? क्योंकि ये साउथ इक्वेटोरियल करंट का ही जल जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो साउथ इक्वेटोरियल करंट की जलधारा कैसी थी? गर्म थी, तो इसके साथ ही प्रवाहित होगी। इसके बाद दोस्तों ये जलधारा जो है वो लगभग पहुंचेगी यहाँ पर 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर। ठीक है, ये 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक प्रवाहित होती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है तस्मानिया और न्यूजीलैंड। ठीक है, कहां पर है ये? तस्मानिया व न्यूजीलैंड तट। ठीक है, तस्मानिया है, ये क्या है? ये देखिए, ये क्या है? तस्मानिया है। ये क्या है? न्यूजीलैंड के। ठीक है, तो तस्मानिया और न्यूजीलैंड, तो तस्मानिया तट पर पहुंचने के बाद दोस्तों ये अपने पूर्व की ओर मुड़ने लगती है। कैसे? पूर्व की ओर। तो इसके प्रभाव क्षेत्र में अगर हम बात करें तो इसके प्रभाव क्षेत्र में तस्मानिया और न्यूजीलैंड दोनों के तटीय क्षेत्र आते हैं। जो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा है इसके प्रभाव में तस्मानिया और न्यूजीलैंड भी आते हैं और साथ में ऑस्ट्रेलिया का, ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया का ये कोस्ट, कौन सा कोस्ट है? पूर्वी तट है। ठीक है, तो पूर्वी तट इसके प्रभाव में आएगा। अब इसके बाद 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर ये पूर्व की ओर मुड़ने लगती है दोस्तों। अब यहाँ पर जो है वो एक और ठंडी जलधारा आ रही है। ये आ रही है अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट। कौन सी जलधारा आ रही है? ये है अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट, जो अंटार्कटिका के चारों ओर एक ठंडी जलधारा है। अंटार्कटिका के महासागरीय जो भाग है, बीच में तो क्या है? स्थल भाग है। स्थल भाग के चारों ओर जो महासागरीय भाग है दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है, उसमें एक ठंडी जलधारा हमेशा पूरे अंटार्कटिका को घेरे हुए चलती रहती है। तो वो ठंडी जलधारा जो है उसके साथ ये यहाँ पर आकर के मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा। अब यहाँ पर आते आते इसका जल जो है वो भी ठंडा होने लगेगा और 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बाद ये क्या करेगी? पूर्व की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, अब ये क्यों मुड़ रही है इसका भी कारण समझिए। देखिए, जो हमने यहाँ पर देखा था कि 30 से 35 डिग्री के बीच हमारी क्यूरोशियो जलधारा मुड़ रही थी, तो यहाँ क्यों मुड़ रही थी? यहाँ पे मुड़ रही थी हमारे, एक तो कोरियोलिस बल था, दूसरा यहाँ पर पहुंचने के बाद क्या आ रहा था? पछुआ पवनों के प्रभाव में आ रही थी। तो सेम कंडीशन यहाँ पर होगी। यहाँ कैसे होगा कि मान लीजिए ये जलधारा जो है वो इस तरह से चल रही है। ये कौन सी है? हमारी ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है। ठीक है, अब इस पे यहाँ आने के बाद ये पहुंच गई है लगभग 40 डिग्री पर। तो 40 डिग्री पर पहुंचने के बाद यहाँ पर कौन सी पवनें चल रही हैं? यहाँ पर 40 डिग्री पहुंचने के बाद यहाँ पर भी पछुआ पवनें चल रही हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ जिस तरीके से ऐसे पछुआ पवनें चल रही थी, यहाँ ऐसे पछुआ पवनें चलेंगी, इस दिशा में पछुआ पवनें चलने लगेंगी। ठीक है, किधर से? ये चलेंगी जो नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट से लेकर के और साउथ ईस्ट की तरफ पछुआ पवन, सॉरी, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, इधर ऐसे पछुआ पवनें चलेंगी। ठीक है, पछुआ पवनें चलेंगी 60 डिग्री से 30 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ चलने लगेंगी। तो इनकी वजह से क्या होगा? ये पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाएगी और पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर के और ये आप अपने पूर्व की ओर मुड़ने लगेगी। सॉरी, ये मैंने गलत बता दिया, नॉर्थ ईस्ट से। आपको यहाँ से डायग्राम से मैं बताता हूँ ये कैसे होगा। ये देखिए, क्या है? 0 डिग्री, ये क्या है? 30 डिग्री, और यहाँ क्या है? 60 डिग्री। और 30 डिग्री से और 60 डिग्री के बीच में चलती हैं। चलना कैसे चाहिए था इनको? ऐसे चलना चाहिए था, मगर क्या हो रहा है? कोरियोलिस बल लग रहा है, तो कोरियोलिस बल के प्रभाव में ये अपने बाईं ओर विस्थापित हो जाती है। तो यहाँ पर कौन सी चल रही है?
ये चल रही हैं दोस्तों पछुआ कोण में। ठीक है, इस पछुआ कोण के प्रभाव में ये अपने बाईं ओर मुड़ जाएंगी और साथ में कोरियोलिस बल लग रहा है। तो दो कारण कौन कौन से हैं यहाँ पर, कोरियोलिस बल और पछुआ पवन प्रभाव। इन दोनों के कारण ये अपने पूर्व में इधर पूर्व की ओर मुड़ने लगेंगी। यहाँ आने के बाद इसको जो नाम दिया गया है दोस्तों वो है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट का। ठीक है, इसे कहा जाता है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। ठीक है, अब यहाँ पर अगली हमारी जो जलधारा है वो है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, यानी पश्चिमी पवन प्रवाह वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के रूप में चलेंगी। ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट किधर चल रहा है, 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर तस्मानिया तट से स्टार्ट हो रहा है। कहां से स्टार्ट हो रहा है ये, तस्मानिया तट से, और किधर आ रहा है, ये आ रहा है दक्षिण अमेरिकी तट पर, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट तक चल रही है। ठीक है, तस्मानिया से, और ये देखिए यहाँ पर ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट आ रहा है, साथ में किसके आ रहा है ये चल रहा है अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट के साथ साथ आ रहा है। और एक कैसी जलधारा होगी, अब ये जलधारा हो जाएगी दोस्तों ठंडी। अब यहाँ पर ये ठंडी होने लगेगी जलधारा वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, और यहाँ पहुंचने के बाद ये पहुंचेगी लगभग 45 डिग्री साउथ पे। ठीक है, यहाँ पर तो कैसी थी, मैं 40 डिग्री नॉर्थ बता रहा हूँ, ये साउथ है। ठीक है, इसको करेक्ट करना, 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर तो यहाँ आ रही थी। ठीक है, मैंने ये नॉर्थ लिख दिया है, इसको भी साउथ कीजिए। ठीक है, 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर तो ये यहाँ आ रही थी। 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बाद ये यहाँ लगभग 45 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर पहुंचेगी, और पहुंचने के बाद ये पश्चिमी तट से टकरा करके और ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी। एक तो इसका कुछ जल जो है वो तो यहाँ से सर्कमपोलर करंट के रूप में कहाँ चला जाएगा, अटलांटिक महासागर में चला जाएगा। और ये यहाँ पर क्या है, केप हॉर्न। ठीक है, हॉर्न अंतरीप है यहाँ पर, तो केप हॉर्न जो है हॉर्न अंतरीप के दक्षिण से, केप हॉर्न के दक्षिण से और अटलांटिक महासागर में चली जाएगी इसकी एक ब्रांच, जबकि दूसरी ब्रांच जो है वो यहाँ पर फिर से उत्तर की ओर मुड़ने लगेगी। ठीक है, अब यहाँ से जब ये उत्तर की ओर मुड़ेगी, ठीक है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर पहुंचेगी और ये दो ब्रांचेज में मुड़ जाएगी। पहली तो चली गई केप हॉर्न के दक्षिण से अटलांटिक में, और जो दूसरी है दोस्तों ये उत्तर की ओर मुड़ जाएगी। और कहलाएगी ये पेरू की ठंडी धारा। ठीक है, यहाँ से पेरू की ठंडी धारा से मिल जाएगी। ठीक है, जब ये उत्तर में मिलेगी, यहाँ उत्तर में जाएगी तो पेरू की ठंडी जलधारा से मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि पेरू की ठंडी जलधारा क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं हम पेरू करंट। बहुत इंपॉर्टेंट करंट है पेरू की ठंडी जलधारा। ये क्यों बन रही है पहले यहाँ समझिए। ये जो उत्तर की ओर मुड़ रही है, ये क्यों मुड़ रही है, यहाँ आने के बाद ये कोरियोलिस बल के प्रभाव में जब ऐसे आ रही है तो कोरियोलिस बल के प्रभाव में अपने बाईं ओर मुड़ जाएगी। पहली बात तो ये टकरा रही है यहाँ पर दक्षिण अमेरिकी तट से या चिली के तट से। ठीक है, अब चिली तट से टकराने के बाद ये कोरियोलिस बल के प्रभाव में किधर मुड़ेगी, उत्तर की ओर मुड़ेगी, और उत्तर की ओर जाएगी ये 45 डिग्री कहां से स्टार्ट हुई है, 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से स्टार्ट होके और ये जाएगी इक्वेटर तक। ठीक है, और किससे मिलेगी यहाँ पर, ये साउथ इक्वेटोरियल करंट से मिल जाएगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ से आई और ये उत्तर में जाएगी और ये साउथ इक्वेटोरियल करंट से मिल जाएगी। ठीक है, और इस साउथ इक्वेटोरियल करंट को पुश लगाती है, तभी तो यहाँ पर साउथ इक्वेटोरियल करंट की उत्पत्ति होती है। यहाँ के जल को पुश लगा करके ये साउथ इक्वेटोरियल करंट की उत्पत्ति करती है। तो पेरू करंट जो है वो पेरू और इक्वेडोर, ये देश के पश्चिमी तट पर है, ये चिली पेरू इक्वेडोर के पश्चिमी तट पर है, इसलिए इसको पेरू की
ठंडी जलधारा भी कहते हैं। साथ में अगर इसको देखें दोस्तों तो इसका जो पेरू की जो ठंडी जलधारा है इसका विस्तृत विवरण देखें, अगर इसकी डिटेल जो दी थी, इसका डिटेल में जो अध्ययन किया था वो किया था हम्बोल्ट ने। इसने क्या था? हम्बोल्ट ने किया था, इसलिए इसे हम्बोल्ट की ठंडी धारा भी कहते हैं। ठीक है, तो हम्बोल्ट जो एक वैज्ञानिक थे, भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने इसका अध्ययन किया था पेरू की ठंडी जलधारा का। इस आधार पर उन्होंने इसका विस्तृत विवरण दिया था। इसे हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा भी कहते हैं, पेरू करंट को। देखिए, अब ये जो ठंडी जलधारा है इसका यहाँ पर बहुत विशेष महत्व है पेरू तट पर। ठीक है, पेरू तट पर इसका विशेष महत्व क्यों है ये देखिए। यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पेरू तट पे पहुंचने के बाद ये पेरू तट से जो पूरी जो जलराशि है, इस जलराशि का विस्थापन हो जा रहा है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में जल जो है वो साउथ इक्वेटोरियल करंट की तरफ धकेल दिया गया है और उससे साउथ इक्वेटोरियल करंट की उत्पत्ति हुई है। ठीक है दोस्तों, अब क्योंकि साउथ इक्वेटोरियल करंट की उत्पत्ति हो रही है तो यहाँ पर क्या होता है, सतही जो जल है, जो महासागरीय जल है, इसकी मात्रा में थोड़ी कमी आ जाती है। मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर बात करें कि पेरू तट है, ठीक है, तो इस पेरू तट पर यहाँ पर जल की मात्रा कम हो गई है। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ का जो पूरा जल था ये पेरू तट से और किधर चला गया है, इधर चला गया है पश्चिमी प्रशांत की तरफ। यहाँ जब पानी की कमी हो गई है उत्तर में, तो इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, तो नीचे का जो ठंडा जल है, जो यहाँ का जो ठंडा जल है, इसकी क्या होती है, अपवेलिंग होती है। अपवेलिंग मतलब होता है कि इसका ऊपर की ओर उठाव होता है। ठंडा जल जो है वो ऊपर आता है, जो महासागर का नीचे का जल है वो ऊपर आता है पेरू तट पर। जब वो ऊपर आता है तो इसकी वजह से साथ साथ क्या आते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स आते हैं, कुछ पोषक तत्व आते हैं। कैसे पोषक तत्व आते हैं, जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स हैं। ठीक है, कुछ फाइटोप्लैंक्टन्स जैसे पोषक तत्व भी आते हैं और यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स की उत्पत्ति के लिए बहुत अच्छी दशाएं विकसित हो जाती है, क्योंकि पोषक तत्व जो है वो आसानी से अपवेलिंग ऑफ वाटर की वजह से, अपवेलिंग ऑफ वाटर की वजह से पेरू तट पर अच्छे से आ रहे होते हैं। तो जब ये ऊपर आते हैं तो इसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर जो मत्स्य है, मछली है, उसके लिए मत्स्यन के लिए आदर्श स्थिति बन जाती है, क्योंकि ये मत्स्य के लिए आदर्श स्थिति इसलिए बन जाती है क्योंकि यहाँ पर भोजन की सुगमता हो जाती है। ठीक है, तो पहली इंपॉर्टेंस तो पेरू की जलधारा की क्या है कि पेरू की जलधारा की वजह से क्योंकि जल राशि कम हो गई है तो अपवेलिंग ऑफ वाटर होता है। अपवेलिंग ऑफ वाटर की वजह से यहाँ पर पोषक तत्वों की ऊपर की ओर आते हैं महासागर के, और फाइटोप्लैंक्टन्स की उत्पत्ति, फाइटोप्लैंक्टन्स की प्राप्ति होती है। इसकी वजह से मछलियों को आसानी से भोजन मिलता है और मत्स्य उद्योग जो है वो यहाँ पर विकसित हुआ है। कहाँ पर, पेरू तट पर। ठीक है, दूसरी यहाँ पर स्थिति क्या है दोस्तों, क्योंकि ये ठंडी जलधारा है और ठंडी जलधारा है तो यहाँ पर क्या होगा, ठंडी जलधारा जब भी आएगी तो यहाँ पर बारिश की जो है वो संभावना कम हो जाती है। ठीक है, क्या होती है, यहाँ वर्षा की कमी होती है, क्योंकि ठंडी जलधारा होने की वजह से जो यहाँ की पे क्या होगा, ऊपर की ओर संवहनी तरंगे जो है वो उठेंगी ही नहीं, ऊपर गर्म वायु उठेगी ही नहीं, तो यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, शुष्क मौसम होता है और यहाँ पर रेगिस्तान होता है। ठीक है, रेगिस्तानी दशाएं होती है। ठीक है, तो ये पेरू की जलधारा की विशेषता होती है। मगर दोस्तों यहाँ पर जब एक अगली जलधारा ऐसी है जिसकी वजह से ये सारी स्थितियां परिवर्तित हो जाती है, मतलब पेरू की जलधारा ने जो स्थितियां उत्पन्न की है मत्स्यन के लिए और वर्षा की कमी की वजह से, शुष्कता की वजह से उन दशाओं को परिवर्तित करती है, वो जलधारा है अल नीनो। तो अब हम अल नीनो की जलधारा पर बात करते हैं। ठीक है, जो कि पेरू की ठंडी जलधारा के विपरीत दिशा में चलती है और विपरीत ही काम करती है। ठीक है, तो अगली हमारी जो जलधारा है वो है एल नीनो। ठीक है, इस एल नीनो जलधारा का नाम क्या होता है, इसका मतलब होता है क्राइस्ट चाइल्ड, मतलब यीशु शिशु, यीशु का बच्चा। ठीक है, क्राइस्ट चाइल्ड,
यीशु जो है भगवान यीशु उसका शिशु बच्चा कहा गया है इसको, एल नीनो को। ठीक है, अब इसकी उत्पत्ति क्यों हो रही है ये समझिए। देखिए, एल नीनो जो जलधारा है वो हमेशा प्रवाहित नहीं होती है। ये जलधारा जो है वो एक चक्रिक रूप से चलती है, किसी वर्ष ये मिलेगी, किसी वर्ष ये नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ वर्षों में ही सक्रिय होती है। क्या? विशेष वर्ष में ही सक्रिय होती है। ये पहली बात है। दूसरी, ये कैसी जलधारा है? ये है गर्म जलधारा। ठीक है, और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? देखिए, यहाँ पर जब बहुत ज्यादा जलराशि पश्चिमी प्रशांत में इकट्ठी हो रही थी तो इसकी वजह से एक काउंटर इक्वेटोरियल करंट चल रहा था, और ये काउंटर इक्वेटोरियल करंट जो है इसी का जब बढ़ा हुआ रूप इतनी ज्यादा मात्रा में गर्म जल पश्चिमी प्रशांत से आ जाता है कि वो इक्वेडोर के तट के साथ साथ दक्षिण की ओर चलने लगता है। तो ये क्या है? जो प्रति विश्वतीय जो जलधारा थी उसी का ये बढ़ा हुआ रूप है। ठीक है, ये उसी का बढ़ा हुआ भाग है। प्रति विश्वतीय जलधारा किसी किसी वर्ष में क्या होगा, यहाँ बहुत ज्यादा गर्म जल इकट्ठा हो जाएगा और इतना ज्यादा ग्रेडियंट विकसित हो जाएगा, इतना ज्यादा ग्रेडियंट विकसित होगा कि बहुत तीव्र ढाल से यहाँ पर जल आएगा, गर्म जल वापस आएगा और वापस आने की वजह से ये इक्वेडोर तट के पास से टकरा करके और दक्षिण की ओर प्रवाहित होने लगता है। ठीक है दोस्तों, अब ये यहाँ पर जो काउंटर इक्वेटोरियल करंट है, अगर इसको देखें तो नॉर्मली तो आता है यहाँ पर। कहाँ पर आ रहा है काउंटर इक्वेटोरियल? ये नॉर्मली आता है पनामा की खाड़ी में। कहाँ पर आ रहा है? पनामा की खाड़ी में आता है काउंटर इक्वेटोरियल करंट जो है वो। मगर क्या होता है कि कभी कभी जब हम देखें कि जब यहाँ पर कितने डिग्री है, यहाँ पर पनामा की खाड़ी पे जब आ रहा है तो इसके उत्तर में मैक्सिको के पास 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, तो इसके दक्षिण में तो ये आ रहा है काउंटर इक्वेटोरियल करंट। पर कभी क्या होगा कि जब सूर्य उत्तरायण होगा, सूर्य दक्षिणायन होगा, सूर्य दक्षिणायन होने पर क्या होगा, यानी हम कहें कि उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी? शीत ऋतु। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी जब सूर्य दक्षिणायन होगा। होने पर क्या होगा कि ये जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, काउंटर इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट है, ये दक्षिण की ओर विस्थापित हो जाता है। या कहें कि जो प्रति विश्वतीय जलधारा जो है वो, और जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, उत्तरी विश्वतीय जलधारा जो है उसका दक्षिण की ओर विस्थापन हो जाता है। ठीक है, यानी अब ये जलधाराएं जो है वो और दक्षिण में हो गई हैं और ये पनामा की खाड़ी जो है उससे और दक्षिण में आ गई। नॉर्मली तो काउंटर इक्वेटोरियल करंट पनामा की खाड़ी तक पहुंच रहा था यहाँ पर, मगर अब ये विश्व के दक्षिण में शिफ्ट हो गया है। और इसमें शिफ्ट होने की वजह से दोस्तों ये मुख्यतः चलती है जनवरी से और मार्च के माह में। कौन सी चलती है? एल नीनो की जो जलधारा है वो जनवरी से मार्च माह में प्रभावी होती है सबसे ज्यादा। जब उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी? शीत ऋतु होगी, सूर्य दक्षिणायन होगा, प्रति विश्वतीय और जो उत्तरी विश्वतीय जलधारा है वो दक्षिण की ओर शिफ्ट हो जाएगी। तो शिफ्ट होने की वजह से ये काउंटर इक्वेटोरियल करंट जो है वो पेरू और इक्वाडोर के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर ये एल नीनो के रूप में प्रवाहित होने लगता है। तो नॉर्मली अगर इसको देखें हम, तो नॉर्मली ये प्रवाहित होता है, सामान्यतः अगर हम इसको देखें तो ये कितने डिग्री तक चलता है? लगभग 3 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से और 18 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच ही चलता है। ठीक है, 3 डिग्री से और 18 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच ही चलता है ये नॉर्मली एल नीनो जो जलधारा है, गर्म जलधारा। और ये उत्पन्न क्यों हुई है मैंने आपको बताया। मगर कभी कभी क्या होगा, ये 36 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक प्रवाहित होता है। ठीक है, तो अगर
18 डिग्री तक हम बात करें तो ये ज्यादातर पेरू तट तक ही सीमित रहता है, मगर किसी किसी वर्ष में ये बहुत दक्षिण तक चला जाएगा और चिली के तट तक भी ये प्रवाहित होती है। 36 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक भी अल नीनो की गर्म जलधारा चलती है। और ये चल क्यों नहीं है? क्योंकि काउंटर इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट अब साउथ में शिफ्ट हो गए हैं, इस वजह से ये इक्वेडोर और पेरू के तट पर एक अल नीनो धारा चल रही है और काउंटर इक्वेटोरियल करंट जो है वो बहुत तेजी से प्रवाहित हो रहा है। तीव्र ढाल की वजह से एक जल का तीव्र प्रवणता विकसित हो गई है, उसकी वजह से इस ग्रेडियंट का प्रभाव है ये। ठीक है दोस्तों, अब पेरू तट पर जो हमने पहले दशाएं दे रही थी कि यहाँ पर क्या हो रही थी, शुष्क दशाएं थी पहले, ठीक है, साथ में यहाँ पर मत्स्यन हो रहा था। अब यहाँ दोस्तों दशाएं विपरीत हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? यहाँ पर शुष्क दशाएं थी, अब यहाँ पर पहले ठंडी जलधारा थी, पेरू की ठंडी जलधारा, तो कोई संवहन तरंगें उत्पन्न नहीं हो रही थी, ऊपर कोई गैस हवा उठ ही नहीं रही थी, तो बारिश नहीं हो रही थी। मगर अब जब एल नीनो आ गया है तो एल नीनो की गर्म जलधारा क्या करेगी? पानी को गर्म करेगी, और गर्म करेगी तो यहाँ पर क्या होगा? जलवाष्प की उत्पत्ति होगी, और जब जलवाष्प की उत्पत्ति होगी तो संवहन तरंगे ऊपर उठेंगी, और ऊपर उठ के यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर तीव्र वर्षण होगा। ठीक है, और आर्द्र दशाएं उत्पन्न हो जाएंगी। पहली बात तो अल नीनो का प्रभाव देखिए, कहां पर तीव्र वर्षण हो रहा है? पेरू तट पर। ये याद रखिए, अब पेरू तट पर जो पहले शुष्क दशा थी अब वो आर्द्र दशाओं में बदल गई, तीव्र वर्षण होगा और इसकी वजह से यहाँ पर बाढ़ आएगी। पहली बात, तीव्र वर्षण की वजह से एकदम से बहुत ज्यादा बारिश होगी तो यहाँ पर बाढ़ आ जाएगी। दूसरा, यहाँ आर्द्र दशाएं उत्पन्न हो जाएंगी। साथ साथ क्या होगा दोस्तों? अब यहाँ पर जब जल की राशि पेरू की जलधारा की वजह से यहाँ पर जल की राशि कम रह रही थी तो अपवेलिंग हो रही थी। अब यहाँ आते आते क्या होगा? एल नीनो की वजह से अपवेलिंग जो है वो रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी अपवेलिंग? यहाँ पर आते आते अपवेलिंग ऑफ वाटर जो है स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर पहले तो पानी था नहीं, पानी की राशि कम हो रही थी और इस वजह से नीचे से जल ऊपर आ रहा था और इस वजह से फाइटोप्लैंक्टन साथ आ रहे थे। अब तो यहाँ पर एल नीनो ने अपना जल लाके इकट्ठा कर दिया है, एल नीनो की वजह से यहाँ पे गर्म जल आ गया है। तो अब जब पानी का कोई ग्रेडियंट यहाँ रहेगा ही नहीं तो क्या होगा? यहाँ से अपवेलिंग रुक जाएगी, तो ऊपर ठंडा जल जो महासागर का जो जल था वो ऊपर नहीं आएगा, तो नहीं आएगा तो क्या होगा? फाइटोप्लैंक्टन्स की क्या हो जाएगी? फाइटोप्लैंक्टन्स की मृत्यु हो जाएगी, फाइटोप्लैंक्टन्स की कमी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि नीचे से ना तो पोषक तत्व आ रहे हैं ना फाइटोप्लैंक्टन्स आ रहे हैं, और जब फाइटोप्लैंक्टन्स की कमी हो जाएगी तो मत्स्य मृत हो जाएंगी। ठीक है, मछलियां जो है वो मरने लगेंगी और इस वजह से यहाँ पर मत्स्य उद्योग को भारी नुकसान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मत्स्य उद्योग लगभग समाप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जब मछलियां ही नहीं है तो मछली उद्योगों का विकास नहीं होगा। पेरू तट जो है वो मत्स्य उद्योग का सबसे प्रचलित और सबसे ज्यादा विकसित क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा मत्स्य कार्य होता है, मगर जब भी एल नीनो आएगी तो एल नीनो की वजह से यहाँ पर मत्स्य उद्योग को भारी नुकसान होता है और यहाँ आसपास बाढ़ की स्थिति बन जाती है। ठीक है दोस्तों, और इसके प्रभाव को अगर हम देखा तो इसके प्रभाव को देखने पे हमें एक और नई चीज देखने को मिलती है जो हमारे भारत के मानसून से भी जुड़ी हुई है। ठीक है, भारत के मानसून से क्या होगा कि इसकी वजह से जो पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र है, क्या है? पश्चिमी प्रशांत, इसके अलावा बांग्लादेश, भारत, ऑस्ट्रेलिया, यहां पर सूखे की स्थिति बन जाएगी। यहां पर सूखा होगा। क्यों होगा? क्योंकि नॉर्मल प्रक्रिया चल रही थी, जब यहाँ पर वर्षण उच्च हो रहा था, यहाँ गर्म जल इकट्ठा हो रहा था, यहाँ संवहन तरंगे उठ रही थी और यहीं पश्चिमी प्रशांत में ही वर्षण हो रहा था। अब यहाँ पर से तो गर्म जल शिफ्ट होके यहाँ आ गया है। जब एल नीनो आएगा तो एल नीनो की वजह से यहाँ वर्षण होगा और पश्चिमी प्रशांत जो है उसमें सूखे की स्थिति विकसित होगी और इसकी वजह से भारतीय मानसून जो है वो भी डाउन होगा। भारतीय जो मानसून है वो क्या होगा? प्रभावित होगा।
कमजोर हो जाएगा। भारत में जो मानसून आता है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून आ रहा है, वो दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ जाएगा और भारत बांग्लादेश में सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, यानी पूरा पश्चिमी प्रशांत तट जो है वो सूखे की चपेट में आ जाता है। ठीक है, ये स्थिति उत्पन्न होती है जब अल नीनो आती है। अब यहाँ पर अल नीनो जो है, जब हम जलवायु विज्ञान पढ़ रहे हैं तो जलवायु विज्ञान के साथ में यहाँ आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एनसो, अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। ठीक है, अल नीनो दक्षिणी ऑसिलेशन। ठीक है, तो अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन की घटना जो है वो यहाँ पर होती है जब वायु दाब में और आर्द्रता की दशाओं में पूरी तरह से रिवर्स स्थिति उत्पन्न हो जाती है, व्युत्क्रम हो जाता है, उसको अल्सो कहते हैं। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे जलवायु विज्ञान में, जब हम मानसून पढ़ेंगे उसके साथ एनसो की स्थिति को देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखें तो अल नीनो और पेरू की धारा ये बहुत इंपॉर्टेंट जलधाराएं हैं, इनका एक दूसरे का विपरीत संबंध होता है। अब देखिए, इसके बाद एक और आती है जिसे बोला जाता है ला नीना, और इसको बोला जाता है यीशु की बहन। यीशु की बहन कहा जाता है इसको। अल लानीना का मतलब है यीशु की बहन। ये लानीना की स्थिति क्या होती है? ये स्थिति जो है वो जब एल नीनो समाप्त हो जाता है, उसके समाप्ति के बाद जो दशाएं नॉर्मल होती है उसे लानीना कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अल नीनो की समाप्ति की दशा में लानीना विकसित होती है, और जब लानीना विकसित होती है तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में अच्छी वर्षा होती है, भारत में भी अच्छी वर्षा होती है, बांग्लादेश में अच्छी वर्षा होती है, ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छी वर्षा होती है। ठीक है, तो या कहें कि अल नीनो का प्रभाव समाप्त होना ही लानीना कहलाता है। ठीक है, ये ऐसी कोई बड़ी जलधारा नहीं है, इसका प्रभाव है जब ये समाप्त हो जाता है तो वापस नॉर्मल जो दशाएं स्थापित हो जाती हैं उसे ही लानीना कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी सारी जलधाराएं जो हमें प्रशांत महासागर में देखने को मिलती हैं, और साथ में हमने इसका प्रभाव देख लिया। यहाँ पर आपको दो कॉन्सेप्ट और देखने को मिलेंगे। इसे बोला जाता है सब ट्रॉपिकल नॉर्थ, इसे बोला जाता है सब ट्रॉपिकल नॉर्थ पैसिफिक गायर, या इसको बोला जाता है गायरल क्लॉकवाइज। ये क्या होता है? देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर इस दिशा में तो चल रही है कैलिफोर्निया करंट, इस दिशा से आ रहा है हमें नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, इधर से जा रहा है हमारा क्यूरोशियो की धारा, और इधर से जा रहा है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। तो इस वजह से यहाँ पर एक प्रति चक्रवातीय दशा की उत्पत्ति हो जाती है, हाई प्रेशर की उत्पत्ति होती है, जिससे यहाँ थोड़ा शांत स्थितियां उत्पन्न हो जाती है, कोई भी वर्षण वगैरह यहाँ पर नहीं होता। तो यहाँ पर जो चक्रीय स्थिति उत्पन्न होती है इसको बोला जाता है सब ट्रॉपिकल नॉर्थ पैसिफिक गायर, या गायर क्लॉकवाइज, जो घड़ी की सुई की दिशा में है, इसलिए इसको गायर क्लॉकवाइज बोला जाता है। इसके विपरीत अगर हम देखें तो इसके उत्तरी भाग पर यहाँ पर जो विकसित हो रहा है इसको बोला जाता है सब पोलर पैसिफिक गायर। ठीक है, और ये जो दशा है सब पोलर पैसिफिक दशा, यहाँ पे तो क्या हो रहा था, यहाँ पे तो एंटी साइक्लोनिक दशाएं उत्पन्न हो रही थी। ठीक है, और एंटी साइक्लोन की दशा में क्या विकसित हो रहा था? हाई प्रेशर। यहाँ क्या आ रहा था? एंटी साइक्लोन दशा की वजह से हाई प्रेशर आता। अब यहाँ पर जो दशाएं उत्पन्न हो रही हैं वो घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में हो रही है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है गायरल एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है दोस्तों, इस एंटी क्लॉकवाइज की वजह से कैसी दशाएं उत्पन्न हो रही है? यहाँ पर चक्रवातीय दशा उत्पन्न हो रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात होते हैं उनकी जो दिशा होती है वो घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में होती है, तो इसे बोला जाता है सब पोलर गायरल। तो यहाँ पर चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा जो दक्षिणी गोलार्ध में जब हम आएंगे तो यहाँ पर विकसित होता है, दक्षिण गोलार्ध में आता है सब ट्रॉपिकल साउथ पैसिफिक गायर। और दोस्तों यहाँ भी अगर हम देखें तो यहाँ पर अपन को
ऐसी दशाएं मिलेंगी कि यहाँ पर भी पृथ्वी चक्रवात की उत्पत्ति होगी। क्या हो रहा है, यहाँ से कौन सी जलधारा आ रही है, ये है हमारा यहाँ पर कौन सी जलधारा होगी, यहाँ पर साउथ इक्वेटोरियल करंट आ रहा है, इसके साथ साथ इस तरफ कौन सा आ रहा है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है, फिर इस तरफ कौन सा आ रहा है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है, और इस तरफ कौन सी जा रही है, पेरू की जलधारा जा रही है। ठीक है, पेरू की जलधारा, तो इसको बोला जाता है दोस्तों गायरल एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पर भी कैसी दशाएं हैं, देखिए दक्षिण गोलार्ध में जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विंड प्रवाह हो रहा है तो इस पूरी सर्कमफेरेंस को, सर्कल को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एंटी साइक्लोन की दशा। क्या बोला जाता है, पृथ्वी चक्रवात। और पृथ्वी चक्रवात के सेंटर में क्या होता है, हाई प्रेशर। और हाई प्रेशर की दशा जब होगी तो कैसी स्थिति होगी, शांत वायु रहेगी, ना कोई वर्षण होगा। ठीक है, मौसम शांत रहता है। तो यहाँ पर गायरल एंटी क्लॉकवाइज बनता है और उत्तर में बनता है गायरल क्लॉकवाइज। ठीक है, तो उत्तरी पैसिफिक में सब ट्रॉपिकल, नॉर्थ पैसिफिक गायरल, यहाँ पे सब ट्रॉपिकल साउथ पैसिफिक गायरल भी बनता है। और इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बहुत ही शांत दशाओं की उत्पत्ति होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी थी हमारे पैसिफिक महासागर में पाई जाने वाली जलधाराएं। डिटेल में पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा घुमाव हो रहा है, सबका आपको रीजन बताया कि ये क्यों मुड़ रही है। साथ में हमने इसमें देखा कि इनके नाम जो है वो हमें क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हर जगह कोई ऐसी संरचना है उसकी वजह से इनका नाम आ रहा है। ठीक है, तो ये नाम भी याद रखिए आप, नाम के साथ साथ इनका आप क्रम याद रखिए, ये कहाँ पर है। ठंडी और गर्म जलधारा में कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी जलधारा हमें विश्व से और ध्रुवों की ओर जाएगी वो गर्म जलधारा, ध्रुवों से विश्व की ओर आएगी वो ठंडी जलधारा होगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रशांत महासागर की जलधाराओं का क्रम कैसा होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी ये सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।